नमस्कार, मैं हर्ष भारती स्वागत करती हूँ आपका आज की क्लास में, जहाँ हम चर्चा करेंगे शिक्षण प्रभावक तत्व। शिक्षण को प्रभावित करने वाले अनेक तत्व हैं, जैसे शिक्षक, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण, सहायक सामग्री इत्यादि। आज हम सबसे पहले चर्चा प्रारंभ करेंगे शिक्षक पर। शिक्षक के लिए हम बात करें तो इसकी शुरुआत एक छोटी सी कहानी के माध्यम से करते हैं। एक राजकीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री रमेश जी मेहता एक बार द्वितीय श्रेणी के रेल डिब्बे में सफ़र कर रहे थे। चूँकि वे हाई स्कूल परीक्षक के रूप में नियुक्ति हुई थी उनकी, और वे इसी कार्य के लिए गंगानगर से जयपुर की ओर रवाना हुए। उनके सहयात्रियों में सफ़र कर रहे एक जिला अधिकारी जो सपरिवार बीकानेर की यात्रा कर रहे थे। चूँकि मेहता जी ने खादी का पजामा कुर्ता पहन रखा था, सो लिहाजा जिलाधिकारी ने उन्हें किसी पार्टी का नेता समझकर उनसे वार्तालाप प्रारंभ कर दिया। अब वार्तालाप बहुत आगे बढ़ने लगा। इधर उधर की बातें और न जाने कितनी हंसी ठिठोली मधुर वार्तालाप उनके बीच होने लगा। सो लिहाजा बीकानेर तक उनका साथ था, तो महाजन क्रॉस हो चुका था। अब बीकानेर आने तक कुछ ही स्टेशन की दूरी थी। इतने में ही जिला अधिकारी उनसे उनके व्यवसाय के बारे में पूछ बैठे। तो प्रधानाध्यापक ने बड़े गर्व के साथ कहा कि मैं एक राजकीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक हूँ। इतना उनके मुंह से सुनने की देर थी कि जिला अधिकारी ने उनसे अपना रुख मोड़ लिया। उन्होंने इस प्रकार की बेरुखी दिखाई जैसे उन्होंने उनसे बातचीत ही ना की हो। वो वार्तालाप, वो हंसी ठिठोली, वो बातचीत, मधुर आवाज़, वो सब बंद हो गई। इस प्रकार की हीन भावना से तिरस्कृत वे प्रधानाध्यापक अपनी आंखें नीचे झुकाए सफ़र करने लगे। आज के समाज की बात करें तो आज के समाज में अध्यापक की भूमिका भी कहीं ना कहीं इसी रूप में देखी जाती है, क्योंकि अध्यापक का कार्य बहुत सरल माना जाता है। कहा जाता है जब कोई कार्य नहीं बचता करने को तब जाकर के कोई अध्यापक बनता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अध्यापक बनने के लिए बहुत सी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, बहुत से आदर्श स्थापित करने पड़ते हैं, अनेक क्रियाकलापों, अनेक गतिविधियों के माध्यम से एक शिक्षक को गुजरना पड़ता है। जाने कितनी रातें काली करनी पड़ती हैं अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, जाने कितना उसे अपने भीतर ज्ञान को समाविष्ट करना पड़ता है, तब जाकर वो बच्चों के बीच कुछ कह पाने के लिए, कुछ ज्ञान दे पाने के लिए समर्थ हो पाता है। तो आइए इसी बीच सबसे पहले चर्चा करते हैं अध्यापक की महत्ता। अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। अध्यापक के बिना शिक्षण प्रक्रिया संभव ही नहीं है। अध्यापक क्रिया व व्यवहार का विद्यार्थी, विद्यालय व समाज पर प्रभाव पड़ता है। अर्थात अध्यापक जिस भी प्रकार की क्रिया अथवा व्यवहार का अनुसरण करता है, विद्यार्थी, विद्यालय और समाज पर उसका प्रभाव पड़ता है और वह उसके लिए आदर्श निर्माता होता है। अध्यापक राष्ट्र का निर्माता होता है। चूँकि वह अध्यापक के रूप में एक कक्ष में बैठे सभी विद्यार्थियों को ज्ञान देकर भविष्य लिखने का काम करता है, इसलिए कहा गया कि वह राष्ट्र का निर्माता होता है। ये तो थी सामान्य अर्थों में शिक्षक की महत्ता। अब इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं कि शिक्षक में किस प्रकार के गुण होने चाहिए और किस प्रकार से वह एक राष्ट्र का निर्माता होता है, किस प्रकार से उसे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, तब जाकर के वो एक प्रभावी शिक्षक, एक आदर्श शिक्षक के रूप में अपना व्यक्तित्व स्थापित करता है। शिक्षक की योग्यताओं के आधार पर उसे 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। शैक्षिक योग्यताएं अर्थात शिक्षा से संबंधित योग्यताएं, व्यावसायिक योग्यताएं यानी शिक्षण के व्यवसाय से संबंधित क्या योग्यताएं एक शिक्षक में होनी चाहिए, व्यक्तित्व संबंधी गुण कि वह बच्चों के लिए आदर्श स्थापित करता है तो उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का होना चाहिए, तो व्यक्तित्व संबंधी गुणों की चर्चा इसमें हम करेंगे। फिर बात हम करेंगे संबंध आधारित गुणों की, यानी उसके संबंध किस प्रकार के होने चाहिए शिक्षार्थियों से अथवा अपने विद्यालय के अन्य सहकर्मियों से व प्रधानाध्यापक से तथा अभिभावकों से। इसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शैक्षिक योग्यताओं की, जिस पर कुछ मुख्य बिंदु को हम देखेंगे, फिर इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। शैक्षिक योग्यताओं में हम बात करें तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य, प्रशिक्षण प्राप्त, अन्य आवश्यक योग्यताएं। शैक्षिक योग्यता की बात हम कर रहे हैं। शैक्षिक योग्यता में सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, अर्थात जब भी शिक्षक के किसी भी प्रकार के पद सृजित किए जाते हैं तो हम जानते हैं कि उसमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मांगी जाती है। कि यदि मान लीजिए इसमें हम चर्चा करें कि
तीन पदों की बात कर लेते हैं, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी। इस प्रकार से यदि तीन पद हैं, अर्थात फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इनकी हम चर्चा करें तो इनके आधार पर अलग अलग हमसे जो है शैक्षिक योग्यताएं हमसे मांगी जाती हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, टेट चाहिए, आरटेट चाहिए, या किस प्रकार की जो है शैक्षिक योग्यता अनिवार्य होती है। तो ये शैक्षिक योग्यता में बात करें। फिर हम बात करते हैं प्रशिक्षण प्राप्त की। प्रशिक्षण प्राप्त अर्थात विद्यालय के अध्यापक बनने के लिए हम बात करें तो बीएड की आवश्यकता अनिवार्य है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि बीएड के कॉलेज में पढ़ाने के लिए तो एमएड की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद हम बात करें कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए तो नेट की आजकल डिमांड की जा रही है, या उसके साथ साथ पीएचडी इत्यादि की और अनुभव की आवश्यकता होती है। तो ये जो बात है ये प्रशिक्षण की हो गई, यानी ट्रेनिंग कोर्सेज जिसकी हम चर्चा करते हैं। फिर हम बात करें कि अन्य आवश्यक योग्यताएं। कई बार क्या होता है, शिक्षक पद जो अलग अलग राज्यों के निकाले जाते हैं या अलग अलग संस्थागत आधार पर निकलते हैं, तो उसमें वे अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ ना कुछ उसमें अलग डिमांड करते हैं। जैसे हम बात करें कि पीटीआई टीचर को नियुक्त करना है, तो पीटीआई टीचर के लिए कहीं ना कहीं उसका प्रशिक्षण अलग होगा, उनकी शैक्षिक योग्यताएं हो सकता है हमसे अलग हो, कि उन्हें बीएड की आवश्यकता नहीं हो, उनके लिए बीपीएड, इस प्रकार से जो आवश्यकता उनकी रहती है। तो इस प्रकार की आवश्यक योग्यताएं भी इसमें शामिल रहती हैं। तो इस प्रकार से एक शिक्षक के लिए शैक्षिक योग्यताएं अनिवार्य होती हैं। अब हम बात करते हैं व्यावसायिक योग्यताओं की। तो पहले इस सूची पर नजर डालते हैं, फिर उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। व्यावसायिक योग्यताओं की बात करें तो विषय वस्तु पर अधिकार, विषय में अभिरुचि, व्यवसाय के प्रति निष्ठा व रुचि, उचित शिक्षण विधियों का चयन व प्रयोग, सहायक सामग्री का उचित चयन व प्रयोग, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान, ज्ञान पिपासा, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि, समय का पाबंद, स्पष्ट वाणी व कुशल वक्ता, रोचकता, अच्छी स्मरण शक्ति, सुदृढ़ संकल्प शक्ति। अब चर्चा करते हैं व्यावसायिक योग्यताओं की। सबसे पहले हम बात करेंगे विषय वस्तु पर अधिकार, यानी एक शिक्षक का अपने विषय वस्तु पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए, उसे अपने विषय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी वह छात्रों तक ज्ञान अपना पहुंचा सकता है। लाहौर में रावी नदी के किनारे एक संस्कृत विद्यालय था। वहाँ पर एक संस्कृत के अध्यापक आए पढ़ाने। तो प्रधानाध्यापक ने पूछा कि आप कौन सी कक्षा तक पढ़ाएंगे आचार्य? तो उन्होंने जवाब दिया, मैं 7वीं और 8वीं कक्षा को संस्कृत पढ़ाऊंगा। प्रधानाध्यापक ने बड़े ही उत्साहपूर्वक कहा कि आपने पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियां तो पढ़ी होंगी, उसमें बहुत ही खूबसूरती से राजनीति के दांवपेच बताए गए हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो महाभारत के भीष्म पर्व को भी आपने पढ़ा होगा, जिसमें भीष्म ने युधिष्ठिर को बहुत ही सुंदर राजनीति के गुर सिखाए हैं। तो आचार्य ने उत्तर दिया कि सर, मुझे इस विषय में ज्ञान नहीं है, मेरा राजनीति विषय नहीं। अब प्रधानाध्यापक ने कहा, ठीक है, तो आपने कालिदास का मेघदूत तो अवश्य पढ़ा होगा, या फिर प्रतिमा नाटक, कितनी खूबसूरती से उसने लिखा है। तो आचार्य ने जवाब दिया, नहीं सर, मैंने इस विषय में भी नहीं पढ़ा। अब प्रधानाध्यापक बड़े ताज्जुब से उन्हें पूछने लगे फिर से कि अच्छा ठीक है, आपने शब्दार्थ तो कंठस्थ किए होंगे ना, आपने शब्द वर्णमाला पढ़ी होगी कुछ बच्चों को सिखाने के लिए, या कुछ आपने और कहानियाँ संस्कृत से संबंधित पढ़ी होंगी ताकि आप जो है विद्यार्थियों को उसके माध्यम से अध्ययन करवा सकें। अब आचार्य जी झल्ला गए और उन्होंने वहाँ से निकलने का प्रयास किया और चलते चलते ये कहा कि सर, मुझे तो सिर्फ 7वीं 8वीं को पढ़ाना है, इन सब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब बताइए, ऐसा एक शिक्षक जो स्वयं विषय वस्तु को संपूर्ण रूप से नहीं जानने का प्रयास कर रहा या जानना नहीं चाहता, उसने मात्र 7वीं 8वीं कक्षा को पढ़ाने तक की अपनी जिम्मेदारी को अपना कार्य माना हुआ है, तो ऐसा एक शिक्षक अपने शिष्यों को किस प्रकार से सिखा पाएगा। इसलिए विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान होना एक शिक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक है। फिर हम बात करते हैं विषय में अभिरुचि, यानी एक शिक्षक उसी विषय का अध्यापक बने जिस विषय में उसे रुचि है, उसी विषय का संपूर्ण ज्ञान अपने भीतर समाहित करने में श्रेष्ठ साबित हो सकता है। तो विषय में अभिरुचि होना भी बहुत आवश्यक है। फिर हम बात करते हैं व्यवसाय के प्रति कर्तव्यनिष्ठा व रुचि, यानी एक अध्यापन को अध्यापन कार्य न समझ के उसके प्रति निष्ठ भावना से, समर्पण भावना से एक शिक्षक को अपना दायित्व निभाना चाहिए और उसके प्रति रुचि रखनी चाहिए। एक शिक्षक इसे कमाई का जरिया कतई न समझे। वह अध्यापक यदि मजबूरीवश बनता है तो वह कभी भी एक अच्छा अध्यापक नहीं बन सकता। तो उसके प्रति उसकी रुचि होना भी बहुत आवश्यक है। फिर हम बात करते हैं उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग, यानी छात्रों के स्तर
योग्यता व उनकी क्षमता के अनुसार ही एक शिक्षक को शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए। यानी किस प्रकार की शिक्षण विधियां कहाँ पर काम आ सकती हैं, उन्हीं शिक्षण विधियों का चयन करें और वह उनका सरलता व सुगमता से प्रयोग कर सकें। फिर हम बात करते हैं सहायक सामग्री का उचित प्रयोग, यानी शिक्षण विधियों के साथ साथ किन सहायक सामग्रियों का प्रयोग एक शिक्षक के द्वारा किया जा सकता है, किन सहायक सामग्रियों के माध्यम से किस विषय वस्तु को अधिक प्रभावी रुचिकर बनाया जा सकता है, उस सहायक सामग्री का एक शिक्षक को संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए और उचित शिक्षण सामग्री का, उचित सहायक सामग्री का चयन करते हुए उसका प्रयोग एक कक्ष में शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए। फिर हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान यहाँ पर बहुत ही कारगर साबित होता है एक अध्यापक के लिए, यह जानने के लिए कि उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा बालकों को, शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को कहाँ तक समझ में आया। एक अध्यापिका अलका वर्मा अपना पाठ पढ़ाकर कक्षा से कालांश खत्म होने पर बाहर आई। बाहर निरीक्षण कर रही प्रधानाध्यापिका ने उनसे प्रश्न किया, अलका वर्मा जी, क्या आपने आज का पाठ पढ़ाया? अलका वर्मा ने कहा, जी हाँ, पढ़ाया। तो प्रधानाध्यापिका ने अगला प्रश्न किया, कैसा रहा आज का आपका पाठ? किस प्रकार की रही आपकी आज की क्लास? अलका वर्मा ने जवाब दिया कि मैम, आज की क्लास बहुत अच्छी रही और बहुत अच्छा शिक्षण हुआ। लेकिन प्रधानाध्यापिका के अगले ही प्रश्न पर अलका वर्मा निशब्द थी। प्रधानाध्यापिका ने पूछा, क्या साधना और रेखा भी ये मानती हैं कि आज का आपका पाठ बहुत अच्छा था? साधना और रेखा उसी कक्षा में पढ़ने वाली विद्यार्थी थी जिस कक्षा से अभी वह अलका वर्मा अध्यापिका पढ़ाकर बाहर निकली थी। अब अलका वर्मा सोच में पड़ गई। क्यों? क्योंकि उसने शायद शिक्षा मनोवैज्ञानिक आधार पर छात्रों का निरीक्षण करने का प्रयास नहीं किया। क्योंकि एक अध्यापक जब तक छात्रों के हाव भाव को समझने का प्रयास नहीं करता कि उसके द्वारा क्या पढ़ाया जा रहा है और किस रूप में पढ़ाया जा रहा है, वह छात्रों की समझ में आया या नहीं आया, तब तक वह अपने शिक्षण को प्रभावी नहीं बना सकता। इसलिए आवश्यक है कि एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं ज्ञान पिपासा, यानी एक शिक्षक को सदैव ज्ञान को ग्रहण करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। ज्ञान की प्यास हमेशा उसे होनी चाहिए, हमेशा कुछ नया सीखने की ओर, कुछ नया जानने की ओर अग्रसर होते रहना चाहिए। तभी वह पुरानी परंपराओं से हट करके कुछ नया अपने अनुभव से और अपने शिक्षण में नई विधियों का प्रयोग करते हुए अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। फिर हम बात करते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि, अर्थात एक शिक्षक को न केवल पढ़ाई से संबंधित अपितु सहगामी क्रियाओं में भी रुचि लेनी चाहिए और छात्र छात्राओं को उससे संबंधित ज्ञान, उससे संबंधित कार्य भी करवाना चाहिए। तभी विद्यार्थी उसकी पढ़ाई जा रही कक्षा में भी रुचि लेंगे और सहगामी क्रियाओं में भी उसके साथ सहभागिता निभाने का प्रयास करेंगे। फिर बात करें कि समय का पाबंद, एक शिक्षक को सदैव समय का पाबंद होना चाहिए, क्योंकि वह विद्यार्थियों के लिए आदर्श होता है। तो यदि वह समय का पाबंद नहीं है तो वह अपने विद्यार्थियों के लिए समय की अनुकूलता पर आदर्श स्थापित कतई नहीं कर सकता। इसलिए आवश्यक है कि एक शिक्षक समय के पालन को ध्यान में रखे। फिर हम बात करते हैं स्पष्ट वाणी व कुशल वक्ता। स्पष्ट वाणी की बात करते हैं तो एक शिक्षक की वाणी इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि संपूर्ण कक्ष में बैठे सभी विद्यार्थियों तक उसकी आवाज़ स्पष्ट व सही तरीके से जा रही हो। तो एक अध्यापक को सबसे पहले यह चाहिए, यदि वह एक बड़ी कक्ष को पढ़ा रहा है तो सर्वप्रथम उसे सबसे यह पूछना चाहिए कि क्या उसकी आवाज़ को समझ पाने में सभी समर्थ हैं, क्या पीछे वाली पंक्ति में बैठे हुए विद्यार्थियों तक उसकी आवाज़ पहुंच रही है। यहाँ पर एक रोचक जानकारी साझा करते हैं। स्कॉटलैंड के विश्वविद्यालय में एक परंपरा है, वहाँ पर शिक्षक द्वारा जब पढ़ाया जाता है तो शिक्षक की कोई भी बात जब विद्यार्थियों को अच्छी लगती है तो वे अपने जूते की एड़ी को जमीन पर पटकते हैं, टपटपाते हैं, यानी ऐसे टिक टिक की आवाज़ करते हैं जैसे हम गाना सुनते हुए अक्सर अपने पैरों को बजाते हैं। और इसके विपरीत यदि किसी शिक्षक की वाणी स्पष्ट नहीं है या उसका बताया हुआ किसी भी प्रकार का शिक्षण विद्यार्थियों की समझ में नहीं आता है तो वे अपने जूतों को जमीन पर घसीटते हैं, जैसे क्रश की आवाज़ आती है तो उस प्रकार से करना प्रारंभ कर देते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक अध्यापक उस कही गई बात को दोबारा नहीं दोहरा दे या दोबारा समझा नहीं दे।
तो इस प्रकार की प्रथा का स्कॉटलैंड में अनुसरण किया जाता है। इसलिए आवश्यक है कि स्पष्ट वाणी व कुशल वक्ता एक अध्यापक को होना चाहिए। जब तक उसकी वाणी स्पष्ट नहीं होगी और वह अपनी बातों को स्पष्ट रूप से विद्यार्थियों तक पहुंचाने में, बोल करके पहुंचाने में सक्षम नहीं होता, तब तक उसका शिक्षण प्रभावी नहीं हो सकता, चाहे उसमें ज्ञान कितना ही क्यों ना हो। एक शिक्षक के भीतर कितना भी ज्ञान हो, वह जब तक उसे कुशल रूप से बोल करके समझाने में बच्चों को सक्षम नहीं है, तब तक उसके ज्ञान का कोई भी वहाँ पर लाभ नहीं होता। इसलिए आवश्यक है कि उसकी वाणी भी स्पष्ट हो, साथ ही साथ वह कुशल वक्ता हो। बोलते समय किन शब्दों का प्रयोग करना है, किस प्रकार से उसे बच्चों तक अपनी बात पहुँचानी है, किन शब्दों को महत्व देना है स्तर के अनुरूप। यह भी देखिए, जब एक छोटे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ पर यदि आप उच्च श्रृंखला का, उच्च शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वह बच्चों के स्तर के अनुकूल नहीं होगा, तो वहाँ पर भी अध्यापक की महत्ता नहीं रहती। लेकिन जब आप एक उच्च कक्षा को पढ़ा रहे हैं, उच्च श्रेणी के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, उस समय यदि आप बिल्कुल ही निम्न कोटि के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर भी वह शिक्षण प्रभावी नहीं होता। इसलिए आवश्यक है कि उचित शब्दों का प्रयोग उचित स्तर के अनुरूप करते हुए एक कुशल वक्ता शिक्षक को बनना चाहिए। फिर बात हम करते हैं रोचकता की। एक शिक्षक को अपने शिक्षण में कुछ रोचक ढंग से प्रयोग करने चाहिए, नवीन प्रयोग करने चाहिए, जिससे विद्यार्थी उसके द्वारा करवाए जा रहे शिक्षण के प्रति आकर्षित हों, उसके द्वारा करवाए जा रहे शिक्षण में रुचि ले सकें। जिस प्रकार से हम बात करें कि एक दर्शन शास्त्र, जो कि एक बहुत ही गहन विषय है, गंभीर विषय है, लेकिन उसमें भी मृत्यु पर्यंत जो विधान है या पुनर्जन्म की जो कथा है, उसे यम व नचिकेता की कथा के द्वारा बताते हुए कठोर उपनिषद के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिससे हम इतने गहन विषय को भी बड़े रोचक तरीके से समझ व सीख सकते हैं। तो उसी आधार पर एक शिक्षक को भी चाहिए कि अपनी विषय वस्तु को संपूर्ण रोचक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करें। अक्सर हम ऐसे व्यक्तियों की या ऐसे शिक्षकों के संपर्क में रहना पसंद करते हैं जिनकी बातें हमें रोचक लगती हैं, जिनका पढ़ाया गया हमें रुचिकर लगता है। इसलिए एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह अपनी रोचकता को बरकरार रखे। फिर हम बात करें अच्छी स्मरण शक्ति। एक शिक्षक की स्मरण शक्ति बेहतर होनी चाहिए। उसे अपने द्वारा करवाए जा रहे शिक्षण के प्रति तथा जिस कक्ष को वह पढ़ा रहा है उसके प्रति उसकी याददाश्त भरपूर होनी चाहिए। हो सके तो उसे अपने सभी विद्यार्थियों के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि यदि विद्यार्थियों के नाम याद होंगे और जब वह विद्यार्थियों से संपर्क करते समय उन्हें उनके नाम से संबोधित करेगा तो छात्र भी उसके प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। उन्हें लगता है कि शिक्षक हमारे प्रति ध्यान देते हैं और शिक्षक को मेरा नाम भी याद है, तो वो बहुत आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। एक कल्पना कीजिए, क्या आप कभी ऐसी किसी दुकान पर गए हैं जहां पर जाकर आपने किसी सामान की मांग की हो और दुकानदार ने कहा हो कि अरे याद नहीं कहाँ रखा है, और वो ढूंढने में व्यस्त हो जाए? ऐसा नहीं होता। ठीक उसी तरह से एक शिक्षक भी यदि बार बार भूलने का प्रयास करेगा तो वह भी प्रभावी नहीं होगा। एक शिक्षक यदि एक बार किसी चीज़ को भूल जाए तो शायद उसके विद्यार्थी उसे सहानुभूति प्रदान करते हुए उसका आख्यान करते हैं, लेकिन यदि वह शिक्षक बार बार किसी चीज़ को भूल जाता है तो वह अपने विद्यार्थियों के लिए हंसी का पात्र बन जाता है। शिक्षक की स्मरण शक्ति को लेकर गिलबर्ट ने भी कोटेशन दी है। गिलबर्ट कहते हैं, अध्यापक जब अपनी क्रियात्मक स्मरण शक्ति का प्रयोग बालक बालिकाओं को पढ़ाने में करता है तो उनकी कठिन से कठिन समस्या भी सरल हो जाती है। बहुत सी बातें जिनका वे शिक्षण प्राप्त करते हैं उनके लिए वे ग्राह्य हो जाती हैं। अर्थात गिलबर्ट यहाँ कह रहे हैं कि जब अध्यापक अपनी स्मरण शक्ति के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहा है तो वह उनकी बहुत कठिन से कठिन समस्या को भी बहुत आसानी से हल कर सकता है, और बहुत सी बातें जिनका वह शिक्षण प्रदान कर रहा है बच्चों के लिए बहुत जल्दी सरल व सुगम तरीके से वह ग्रहण करने योग्य शिक्षण हो जाता है। अब बात करें सुदृढ़ संकल्प शक्ति की। अधिकांश बालक अनुशासन में रहना पसंद नहीं करते क्योंकि वे स्वभाव से अराजकता के धनी होते हैं। वे किसी भी काम और उत्तरदायित्व से जी चुराते हैं और वहां से भागने का प्रयास करते हैं। ऐसे में एक शिक्षक को चाहिए सुदृढ़ संकल्प शक्ति को धारण करते हुए वह बच्चों को अनुशासन में रखने का प्रयास करें। प्राय हमने देखा होगा घरों में भी जब बच्चे पढ़ रहे हों
तो वे पढ़ते समय कभी पेंसिल से खेलने लगते हैं, कभी वे बैठे बैठे खो जाते हैं, कभी वे शॉर्पनर से खेलते हैं, कभी पन्ने पलटने लगते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है कि उनकी एकाग्रता नहीं है पठन में और वे अनुशासनहीनता का उस समय प्रयोग कर रहे हैं। तो एक शिक्षक को चाहिए कि बच्चों की इस प्रकार की कमी को दूर करते हुए उनकी एकाग्रता बढ़ाने का प्रयास करें और उन्हें अनुशासन में बांधने का प्रयास करें। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक क्या होना चाहिए, दृढ़ संकल्प शक्ति वाला होना चाहिए। क्योंकि एक कक्ष में कुछ बच्चे निश्चित रूप से ऐसे मिलते हैं जो अपने शिक्षक के बताए जा रहे मार्ग का हमेशा ही विरोध करेंगे और वे कुछ ना कुछ शैतानी करने का प्रयास करेंगे ताकि वे शिक्षक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकें, पूरी कक्ष का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकें। ऐसे में शिक्षक को चाहिए कि वह दृढ़ संकल्प शक्ति को धारण करते हुए उन बच्चों को अनुशासन में बांधने का प्रयास करें और बड़े ही प्रेम तथा सरल मार्ग से उन्हें अनुशासन का महत्व समझाते हुए अपने कक्षा शिक्षण को बहुत ही प्रभावी बना लें। आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही साथ यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें। तो आज हमने चर्चा की शिक्षक के बारे में और शिक्षक की 4 योग्यताओं की प्रारंभ में हमने बात की थी। शैक्षिक योग्यता और व्यावसायिक योग्यता की हमने चर्चा कर ली है। अन्य 2 योग्यताओं की चर्चा हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते और पढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।